हाँ तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कि भाई राज्यपाल का पद विवाद का मुद्दा बनता है। उसके बारे में हमने पढ़ा क्यों बनता है, जो हमने बताया कि केंद्र और राज्य में जब अलग अलग दल की सरकारें होती हैं तब वो जो है विवाद का मुद्दा बन जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई एकात्मकता का प्रभुत्व, एकात्मकता का प्रभुत्व ये कौन सा आधारभूत तत्व है? 7। एकात्मकता का प्रभुत्व। यानी भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख तत्व है एकात्मकता का प्रभुत्व। यानी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। एकात्मकता, केंद्र की सरकार जो होती है उसको राज्यों की जो सरकारें होती हैं उससे ज्यादा क्या बनाया है? शक्तिशाली बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। तो इनसे पता लगता है ये कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें एकात्मकता का प्रभुत्व पाया जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता का प्रभुत्व क्यों पाया जाता है? यह मान लो जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मकता का प्रभुत्व इसलिए पाया जाता है कि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को क्या बनाया गया है? अत्यधिक या अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसलिए एकात्मकता का प्रभुत्व हो गया। उसके बाद है, ये तो आगे इसके संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। अब हम पढ़ेंगे कि भाई एकात्मकता के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि एकात्मक जो लक्षण है उनके बारे में पढ़ेंगे, एकात्मक लक्षणों के बारे में। देखिए ये बताया मैंने कि एकात्मकता किससे पहले पढ़ा? यानी इसमें यह है भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था एकात्मक क्यों लगती है, उसके कौन से ऐसे लक्षण हैं जो संघीय व्यवस्था को क्या बनाते हैं? एकात्मक बनाते हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कुछ एकात्मकता के जो लक्षण पाए जाते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, यानी एक ही वो एक संविधान। संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, 2 संविधान होते हैं, राज्य और केंद्र का अलग अलग होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक ही संविधान है। जो अपवाद मैंने बताया जम्मू कश्मीर का था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो एक ही संविधान का प्रावधान किया गया है और इसका अपवाद जो था उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो ये फर्स्ट लक्षण हो गया। क्या? एकात्मकता के लक्षण पहला क्या है? एक संविधान है। भारत राज्यों का संघ है लेकिन उस राज्यों के संघ में संविधान एक है। तो ये बात हो गई एकात्मकता का पहला लक्षण। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि एक संविधान के बाद में नंबर 2 अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां
देखिए अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो भी केंद्र को प्रदान की गई हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 अनुच्छेद 248 संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है और ये व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ एक को है, किसको है? केंद्र को प्रदान की गई है, केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। तीसरा लक्षण इसका हम पढ़ लेते हैं, इनको हम रोमन में भी लिख सकते हैं 2 3 देखिए संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कौन करता है? संसद। संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अतः संविधान संशोधन में केंद्र सरकार की श्रेष्ठता, किसकी श्रेष्ठता है? केंद्र की। अधिकांश वही 368 पहले बताया, साधारण बहुमत 2/3 बहुमत से। अब एक लास्ट वाला है कि 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे राज्यों की स्वीकृति ली जाती है। बाकी अधिकांशतः संविधान में संशोधन आर्टिकल कौन सा है? 368 के अनुसार कौन करता है? संसद। तो यहां भी जो है शक्तिशाली कौन लग रहा है? केंद्र सरकार। अब नंबर 4 पर है शक्तियों का विभाजन। देखिए शक्तियों के विभाजन में हमने पढ़ा कि शक्तियों का विभाजन सूची पद्धति के आधार पर किया गया है और इसमें क्या किया गया है कि जो संघ सूची है, मैंने पहले भी बताया कि संघ सूची में अति महत्वपूर्ण जो विषय है, कैसे विषय? अति महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो कौन सी सूची में रखे गए हैं? संघ सूची में रखे गए। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। किसको है? केंद्र सरकार को है। तो ये, और उसमें ये भी बताया दिया गया था कि राज्य सूची में भी वही, आपातकालीन परिस्थितियों में संवर्ती सूची में भी वही है। केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। केंद्र जो है उसके द्वारा बनाए गए कानूनी मान्य, अगर दोनों एक विषय पर कानून बनाना चाहते हैं तो ये नहीं कहने का मतलब है यहाँ तो अति महत्वपूर्ण विषय इसमें तो डाले गए हैं जो 97 विषय है। इसके अतिरिक्त अन्य जो सूचियां हैं उन पर भी जो है केंद्र का वर्चस्व रखा गया है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एकात्मकता के लक्षण नजर आते हैं। और नंबर 5 पर है कि भाई आपात शक्ति। आपात शक्ति वही तीनों अनुच्छेद 352, 356, 360 जो पहले बताए गए संविधान वाले में कि संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। और आपातकालीन प्रावधानों में जो बताया गया 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352,
वही युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में, देश की सुरक्षा जब खतरे में हो तो आपातकाल की घोषणा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 356 में भी यही बताया गया है कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, अर्थात वहां संविधान के अनुसार शासन ही नहीं चलाया जा रहा है, वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है एक प्रकार से। तो ऐसे में राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि, पहले हमने पढ़ा इसमें, सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और फिर वहां जो है वही राष्ट्रपति सरकार के पास उस चीज को रखता है, सरकार जो है वो निर्णय के द्वारा राष्ट्रपति से वहां जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाती है, ये प्रावधान। और 360 आर्टिकल 360 वित्तीय संकट की स्थिति, तो वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर भी वही स्थिति है, जब देश की वित्तीय स्थिति संकट में हो, देश की साख खतरे में हो, तो यहाँ वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ये कहने का मतलब ये सारे जो आपातकालीन जो भी ये आर्टिकल अनुच्छेद है, इन पर अधिकार किसका है, केंद्र का है, क्योंकि राज्य तो ना तो 352 लागू कर सकता है, न 356 न 360, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है राज्यों से। तो यहां भी जो है वो केंद्र जो है वो अधिक शक्तिशाली है। अब उसके बाद में अगर मैं बात कर लूं यहां कि भाई ये 3 आर्टिकल हैं और 3 आर्टिकल में हमें ये लगा कि भाई 352 में भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, ये भी लागू करने का अधिकार केंद्र का है, 356 में केंद्र का है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली बात है, और वित्तीय आपातकाल ये भी सारे के सारे जो है ना ये किसकी है, केंद्र सरकार। तो यहां केंद्र को अधिक शक्तिशाली दिखाया गया है, ये एकात्मकता का लक्षण नजर आता है। उसके बाद में ये नंबर 5, नंबर 6 कि राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व किसमें, राज्यसभा। तो इसमें भी यही बताया कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था या संघीय प्रणाली में संसद का दूसरा सदन जो राज्यसभा होता है, उसमें उसका असमानता के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैंने बताया कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों को यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व यहाँ राज्यों को नहीं दिया गया है। जबकि अगर बात करूं मैं संघीय व्यवस्था में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहां की सीनेट में प्रत्येक राज्य को 2-2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो यहाँ भी समान प्रतिनिधित्व राज्यों को नहीं दिया गया है। जबकि संघीय व्यवस्था में अमेरिका में बताया समान कि प्रत्येक जो सीनेट में जो राज्य सदस्य भेजेगा वो 2-2 भेजेगा, चाहे जनसंख्या उसकी कम हो चाहे अधिक हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में तो किसको आधार बनाया गया है, जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर राज्यों का जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उसके बाद नंबर 7 एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकात्मकता कि भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं, जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में, लेकिन भारत में तो क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकात्मकता का लक्षण।
अब उसके बाद में नंबर 8 कि प्रारंभिक बातों में एक रूपता, प्रारंभिक बातों में एक रूपता। देखिए इसमें भी बताया गया कि पूरे देश के लिए एक ही प्रकार की दीवानी फौजदारी कानूनों का प्रबंध किया गया है, पूरे देश में एक ही प्रकार की। कैसे? दीवानी और फौजदारी।